हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलिंग टू प्रिपेयर इज द प्रिपरेशन टू फेल। यानी कि अगर आप कोई भी मेहनत करने में विफल होते हैं, दैट मीन्स आपने विफल होने की मेहनत कर ली है। मतलब क्या हुआ कि आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, दैट मीन्स देयर इज नो डाउट कि आप उसको एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या किया, पूरा टाइम इतना वेस्ट करके फेल होने की तैयारी कर ली। ठीक है, कर तो रहे थे एग्जाम की तैयारी, लेकिन कर ली किसकी तैयारी, फेल होने की। और वो शॉर्ट रिजल्ट है, फेलियर तो मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे अच्छे से तो। ठीक है, तो किसी भी बच्चे ने जो भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, एक दिन भी स्किप नहीं करना, एक दिन भी अपनी मेहनत को टालना नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, बीमार है, कोई शादी वादी है तो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके प्रयास करो। शादियां तो बाद में फिर कई हो जाएंगी, जब तक अपने घर की कोई बहुत खास शादी ना हो, क्योंकि बाद में जब आप विफल अगर नहीं कहीं काबिल पहुंच पाए ना, तो उन शादियों में ही आपको बोलेंगे बड़ा आया, इसकी तैयारी करा था, हुआ तो इससे कुछ नहीं। ठीक है, या फिर जब पूछेंगे कि अब क्या कर रहे हो, तैयारी हुई नहीं इतने साल करके, पूरी नहीं हुई, तो अच्छा नहीं लगेगा, वो फीलिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो बेटर है आज हम मेहनत कर ले, आज थोड़ी चीज़ों को त्याग कर दें, सफलता त्याग तो मांगती ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Buoyant GST revenues create a chance to prioritize its overhaul। Buoyant मतलब बढ़ता हुआ, बहुत तेजी से बढ़ने वाला। तो GST के जो रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज क्या हो गया, GST से जो पैसा कलेक्ट हुआ, ठीक है, वो जितनी तेजी से बढ़ा, ये क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस क्रिएट कर देता है कि हम ओवरहॉल यानी कि इसमें जो भी सुधार है अब उसको प्रायोरिटाइज करें। क्योंकि अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं रह गया कि जीएसटी से हमने टैक्स कलेक्शन करना है, वो अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से आ रहा है, अच्छा खासा पैसा वहां से आ रहा है, पर अब उसमें जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको सुधारने की अब ज्यादा जरूरत है। The financial year 2023-24 appears to have ended on a high on the revenue front। बोल रहे हैं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें, मार्च में खत्म हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, तो बोल रहे हैं कि इसमें इसकी जो अंत हुआ वो बहुत हाई रेवेन्यू के साथ में हुआ। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू बहुत ही हाई रहा अगर हम रेवेन्यू के पहलू से देखें तो। Net direct tax collection rose 19.9% by mid-March to hit 97% of revised budget targets। अब ये मिड मार्च का आंकड़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मिड मार्च में 19.9% ऑल ऑफ अ सडन कैसे बढ़ गया, क्योंकि क्लोजर होता है, लास्ट क्लोजिंग मंथ होता है, तो उस टाइम पे जितने भी लोगों के टैक्स ड्यूज बचे होते हैं वो उस टाइम पे कर देते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स आया उसका जो नेट था, टोटल था, वो 19.9% से बढ़ गया मिड मार्च तक, और अब ये फाइनल डेटा कितना हो गया साल का, 97% रिवाइज्ड बजट टारगेट्स पे आ गया। While the goods and service tax has yielded a robust 20.18 लाख करोड़, और वहीं जीएसटी गुड्स और सर्विस टैक्स ने क्या किया है, यील्ड किया है, यानी कि उपज दी है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस दिया है, कितना, 20.18 लाख करोड़ का इसने बहुत मजबूत, रोबस्ट मतलब मजबूत आंकड़ा दिया है। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यूज इन मार्च, जो बोल रहे हैं जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू होता है मार्च के महीने का, फॉर ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फरवरी। मार्च के महीने में कौन से चीजों का आप जीएसटी भरेंगे, जो फरवरी में आपने लेन देन किया उसका भरेंगे ना मार्च में। तो बोल रहे हैं क्रॉस 1.78 लाख करोड़, वो कितना आंकड़ा पार कर गया, 1.78 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। द सेकेंड हाइएस्ट टैली सिंस द रोल आउट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स 6.5 years ago। बोल रहे हैं ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है जब से जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है 6.5 साल पहले खत्म किया गया था, तब से लेके अब तक का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, The only month when collection stood higher was in April 2023। बोल रहे हैं जो इकलौता महीना जहां पे कलेक्शन बहुत ज्यादा हाई था वो था अप्रैल 2023, एडेड बाय ईयर एंड कंप्लायंसेस। और वो क्यों था, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म होता है, तो फिर उस साल के अंतर्गत जो भी लेन देन किया होगा उसका टैक्स आपने कब भरना है, अप्रैल में भरना है, राइट। तो वो ईयर एंड जो भी
कलेक्शन हुआ टैक्स का, जो भी लेन देन हुआ उसका कलेक्शन की वजह से इसको ज्यादा कंप्लायंस यानी कि मदद मिली, प्रोत्साहन मिला. There is a good chance the same compliance effects will lift this month's tally past 2 लाख करोड़. और बोल रहे हैं कि बड़े हाई चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं कि वही कंप्लायंस मतलब अनुपालन करना, तो जो ईयर एंड जो रेवेन्यूज होते हैं, साल के अंत का जो पालन करना होता है कि हाँ हमें साल के अंत तक इस साल के सारे कलेक्शंस जो हैं टैक्स के वो भरने हैं, ठीक है. तो वो जो कंप्लायंस है, अनुपालन है, वही इस साल भी प्रभावित करेगा और इस महीने की जो टैली आएगी, आंकड़ा आएगा, वो भी ऐसा लग रहा है कि 2 लाख करोड़ से पार चला जाएगा. मार्किंग अ फ्रेश है, जो कि एक और नया हाई टारगेट होगा, हाई रेट होगा, ठीक है, कि हाँ इतना हमने कभी नहीं करा, एक और माइलस्टोन हो जाएगा. एवरेज मंथली कलेक्शंस हैव ग्रोन 11.6% in 2023-24 टू ओवर 1.68 लाख करोड़. बोल रहे हैं कि 2023-24 के साल के दौरान में जो एवरेज मंथली कलेक्शन हो रहा था जीएसटी का, वो भी काफी बढ़ा था. वो कितना हो गया था, 11.6% बढ़ गया था, जिसके अनुसार 1.6 लाख करोड़ हम प्रति मंथ इतना अर्जित कर रहे थे. The growth may be lower than the previous year's 21.8 uptick. बोल रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है वो हो सकता है कि पिछले साल का, इससे पिछले साल 2023-24 से पिछला साल कौन सा हो गया 22-23, तो उससे पिछले साल का जो अपटिक था, अपटिक मतलब एकदम करेक्ट इजाफा जो हुआ था उससे कम है, जो कि कितना इजाफा था 21.8% था. बट एस्टैब्लिशेस अ न्यू नॉर्मल फॉर रेवेन्यूज. लेकिन ये एक और नॉर्मल मतलब कि ये एक सामान्य बात हो गई है, आम बात हो गई है, वो उसने रेवेन्यूज के लिए जनरेट कर दिया. किसने, जो इस साल का 11.6% का हमने एवरेज टैक्स कलेक्शन किया ना, उसने. कैसे कि पहले तो जो 21.8% था वो बहुत ज्यादा माना जा रहा था, और उस दौरान में जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था तो हमारे रेवेन्यूज भी अच्छे खासे जनरेट हो रहे थे, मतलब मार्केट भी अच्छी चल रही थी. पर पिछले पूरे साल में मार्केट में बहुत ज्यादा अस्थिरता रही है, उसके बावजूद 11.6% जो था वो काफी नॉर्मल हो गया. तो मतलब ये अच्छी बात है कि भाई इतना खराब मार्केट होने के बावजूद मार्केट जो है इस तरह से स्टेबल हो पाया. दैट इज अ गुड आंसर. रेवेन्यूज दैट द कमिंग ईयर कैन बिल्ड ऑन. तो ये नॉर्मल हो चुका है कि आने वाले सालों में कम से कम इतना टैक्स कलेक्शन तो होना ही है. मार्केट स्थिति अच्छी हो तो और ज्यादा हो सकता है, मार्केट स्थिति खराब हो तो इतना तो कम से कम हमने रेवेन्यू जनरेट कर ही सकते हैं, इतना तो हमारे पास आएगा ही आएगा. ये नॉर्मल बन चुका है. दिस शुड सेटल द सेंटर्स कंसर्न दैट द जीएसटी हैज नॉट यील्डेड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो बोल रहे हैं तो इसकी वजह से जो केंद्र सरकार का कंसर्न है, चिंता है कि भाई हम जीएसटी से हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जो उम्मीद कर रहे थे उतने रिटर्न्स हमें नहीं मिले, वो जो उनका कंसर्न था, जो उनकी चिंता थी, उसको अब स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि 11.6% काफी अच्छा एक आंकड़ा है. Central GST collection in 2023-24 have overshot revised estimates presented in the interim budget. बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन हुआ, केंद्र में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ 2023-24 के लिए, उसने ओवरशॉट करा. ओवरशूट क्या करा, मतलब कि जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा बढ़ गया, उससे ऊपर चला गया. ठीक है, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स यानी कि दोबारा से एस्टिमेट्स क्या होते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इस साल हमारा इतना जीडीपी रहेगा. ऐसे आंकड़े आते हैं कि इस साल हमने इतने का एस्टिमेट दिया है, इतना जीडीपी रहेगा, फिर उससे कम ज्यादा जो है वो होता रहता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं. तो जब इंटरिम बजट पास किया गया था, इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया था, तो उस दौरान में जो एस्टिमेट्स दिए गए थे, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, तो ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ ये उससे काफी ज्यादा हुआ. And the finance ministry may have to revise its 2024-25 targets. और इसकी वजह से अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने 2024-25 का जो उन्होंने टारगेट रखा था कि हम इतने तक अचीव करेंगे, वो उनको रिवाइज करना पड़ेगा. When it presents the full budget, as those can now be achieved even if थ्रू ग्रोथ स्लिप्स बिलो 10%. क्यों रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बोला ना कि पिछले साल मार्केट कंडीशन खराब थी तो भी हमने 11.6% अचीव कर लिया. तो अगर हमने आगे के लिए अनुमान लगाया है तो फुल बजट में हमें उसको रिवाइज करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि अगर ग्रोथ स्लिप भी होती है, 10% से नीचे भी गिर जाती है, तो भी हम इतना तो अचीव कर ही सकते हैं.
ठीक है। सम ऑफ द इंक्रीज इन कलेक्शंस में वेल स्टेम फ्रॉम टैक्स डिमांड्स, बोल रहे हैं कि कई सारे जो बढ़ोतरी हुई है कलेक्शंस में वो कहाँ से उत्पन्न हुई है। स्टेम मतलब उत्पन्न होना, कहाँ से उत्पन्न हुई है। टैक्स डिमांड्स रेस्ड फॉर पास्ट ईयर्स, जो पिछले साल की टैक्स डिमांड्स हैं जो बड़ी हैं उसके ऊपर ये ग्रोथ हुई है। एंड टाइटनिंग द स्क्रूज ऑन नोन एवेजन रूट्स, और जो भी हमें पता है ना कि यहाँ से लोग बच के निकल सकते हैं, टैक्स से बचाव कर सकते हैं, टैक्स की चोरी कर सकते हैं, हमने उन सभी जगहों पे सख्ती कर दी। ठीक है, हमें पता है कि किसी ने मकान के नाम पे कि हमने नया घर लिया है जी, इस पे हमें लोन भरना पड़ रहा है तो इस नाम से हमें थोड़ी टैक्स की छूट मिल जाए, तो उन्होंने उसके कुछ नॉर्म्स टाइटन अप कर दिए, कुछ और भी जो भी तरीके होंगे उनको उनने टाइटन अप कर दिया, स्ट्रिक्ट वहां पे कार्रवाई करी, जिससे अब लोग टैक्स से बच नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते। ठीक है। इवेजन रूट्स सच एज फेक इनवॉइसेस, नकली इनवॉइसेस मतलब बिल्स बनाना, एंड फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, और झूठे फ्रॉड इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट्स दिखाना। इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में ये क्लेम किया गया कि भाई हमने ये टैक्स भर दिया हुआ है और इसके ऊपर हमें जो लायबिलिटीज मिलती जो उनको रिबेट्स मिलते हैं वो हमें देना चाहिए, तो ऐसे नहीं, उनके ऊपर उन्होंने सख्ती कर दी। येट एन अपटिक इन ग्रोथ ऑफ नेट जीएसटी रेवेन्यूज, फिर भी जो एक अपटिक यानी कि उछाल आया है नेट जीएसटी रेवेन्यूज में, विच द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिवीलिंग सिंस लास्ट मंथ, जो कि सरकार ने पिछले महीने से ही जाहिर करना शुरू कर दिया था। And the rise in the gross collections from domestic transactions 17.6 compared with 13.6 in February, बोल रहे हैं कि और साथ ही साथ क्या हुआ है, ग्रॉस कलेक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन यानी कि घरेलू जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे, मैंने आपसे कुछ चीज़ ली, आपने मुझसे कुछ चीज़ ली, वो जो डोमेस्टिक घरेलू ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है जो कि 17.6% हो गया है। अगर हम फरवरी महीने के कंपैरिजन में देखें तो फरवरी महीने में 13.6% था। सजेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन बिजी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24, ये दर्शाता है कि जो लेन देन व्यापार है वो पिछले लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट के 3-4 महीनों में, क्वार्टर क्या होता है 12 महीने का एक साल होता है। ठीक है, तो उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, कितने बन गया, 3 महीने का एक क्वार्टर बन गया। तो लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट के 3 महीनों में 2023-24 में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं। Perhaps the only worry is a 5% decline in the GST on goods imports during March, बोल रहे हैं हालांकि जो एकमात्र चिंता का विषय है वो ये है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जो इम्पोर्ट किए गए गुड्स मार्च के महीने में, उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्शन था वो 5% की उसमें गिरावट आई है, फ्रॉम 8.5% राइज इन फरवरी, जो कि फरवरी के महीने में 8.5% बढ़ गया था, विच मे सिग्नल सम कटबैक्स इन द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जो दिखाते हैं, इशारा करते हैं कटौती का, जो डिस्क्रिशनरी मतलब कि जो नॉन एसेंशियल चीज़ों के ऊपर, नॉन ज़रूरी सर्विसेज के ऊपर जो हम खर्च करते हैं ना, उसके अंदर में कुछ कटबैक आया है। यानी कि कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहा है व्यक्ति तो वो नहीं खरीद रहा, क्यों? क्योंकि टैक्स भी भरना पड़ेगा, महंगा हो सकता है, उसके पास में इतनी कैपेसिटी ना हो, कंजम्पशन कैपेसिटी, तो यानी कि जो नॉन एसेंशियल चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें थोड़ी कटौती आई है, कमी आई है। Yet the overall GST trajectory should give the next government comfort to focus on much needed reforms to the tax, बोल रहे हैं फिर भी जो जीएसटी की ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्रोथ या गिरावट जो भी उसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो भी उसका अभी तक का पथ रहा है, उससे क्या होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट यानी कि अब इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के बाद में सरकार बनेगी, तो जो कोई भी सरकार आती है, बीजेपी, कांग्रेस, जॉइंट, जो कोई भी सरकार आती है, उनको एक कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा सा निश्चिंतता मिलेगी कि भाई अब वो ज्यादा फोकस किसके ऊपर कर सकते हैं, कंफर्ट टू फोकस ऑन मच नीडेड, जो टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस वो कर सकते हैं।
दिस मस्ट इंक्लूड रिट्रीविंग द प्लान टू रैशनलाइज इट्स मल्टीपल रेट्स फ्रॉम डीप फ्रीज। बोल रहे हैं इसमें क्या शामिल होना चाहिए? रिट्रीव मतलब दोबारा से प्राप्त करना, किस चीज को दोबारा से उजागर करना, निकालना। तो उनका एक प्लान था किस चीज का? रैशनलाइज करना मतलब रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना। जो इनके मल्टीपल रेट्स चार्ट है ना, उसको डीप फ्रीज मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसको साइडलाइन कर दिया गया था, अब उसको वहां से वापस निकालना है। यानी कि अभी किसी चीज के ऊपर अलग टैक्स है, किसी चीज के ऊपर अलग टैक्स है, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है ना, मतलब इस रेट के अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो चीज हमें हटानी पड़ेगी। एक्सपैंडिंग इट टू एक्सक्लूडेड आइटम्स, जिसमें इसका विस्तार किया जा सके उन एक्सक्लूडेड मतलब वो चीजें जो इससे बाहर रखी गई हैं, इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं, उन आइटम्स तक इसका विस्तार किया जाए, जैसे कि सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कई बार सवाल उठते हैं कि अगर जीएसटी इतना ही अच्छा दाव था, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं सरकार का कि अगर जीएसटी इतना ही अच्छा दाव था तो पेट्रोलियम को, फ्यूल को इसके बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि अगर फ्यूल को इससे बाहर रखा जाएगा तो तेल की कीमतें बहुत कम, अंदर डाला जाएगा तो तेल की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी, जिसका फायदा आम जनता को होगा, बट कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए ये लोग नहीं कर रहे। ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है सरकार के ऊपर, ठीक है। And reducing high levies on key products such as cement and insurance। और जो बहुत levies मतलब फीस लगाना, कर लगाना, तो बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा कर लगाया जाता है, फीस लगाई जाती है सीमेंट और इंश्योरेंस जैसी चीजों के ऊपर, उनको कम करना, रिड्यूस करना। ये कुछ रैशनल्स है, ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर सुधार करने की जरूरत है। द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो कि किसके ऊपर लगाया जाता है? कुछ गुड्स के ऊपर, कुछ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी के अंदर जो है, जो ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको कॉम्पनसेट कर सकें, जो भी उनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसके लिए, ठीक है। जीएसटी की वजह से जो भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये कुछ चीजों में ये वाला टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। Now being used to repay the COVID-19 pandemic era borrowings made to recompense states। बोल रहे हैं अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में किसी भी सरकार ने कुछ बोरोइंग करी थी, बोरोइंग मतलब उधार लिया था, उस दौर में कुछ उधार लिया था, उसको वापस पे करने के लिए ये अब इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकम्पेंस मतलब कोई भी नुकसान हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसलिए उनको दिया गया था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। अब ये क्या किया जा रहा है? इसको रीपे किया जा रहा है, वापस लौटाया जा रहा है। रेक्ड इन 1.44 लाख करोड़ लास्ट ईयर। रेक्ड मतलब क्या हो गया? बटोरना, कलेक्ट करना। तो बोल रहे जिसको कितना बटोरा गया था पिछले साल? 1.44 लाख करोड़ बटोरा गया था पिछले साल। एंड इट इज लाइकली पॉसिबल टू विंड इट डाउन अर्लियर दैन द एक्सटेंडेड मार्च 2026 डेडलाइन। और ये संभव है, देखो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने टैक्स मतलब उस टाइम पे सरकार से मदद ली थी, वो भी वापस लौटा रहे सरकार को, ठीक है। सरकार ने उनको डेडलाइन दी है, उनको टारगेट दिया है कि भाई आप 2026 तक ना हमें ये सारा पैसा लौटा देना। आप किसी को उधार दोगे तो आप बोलोगे ना कि मुझे अगस्त महीने तक ये लौटा देना, आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। हालांकि कई व्यक्ति ढीठ होते हैं, वो फिर उसके बाद आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट्स की बात है तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो उनको एक्सटेंडेड डेडलाइन दी गई है मार्च 2026 तक की, लेकिन माना जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको विंड इट डाउन मतलब कि समाप्त कर दिया जाएगा। कब तक? उससे भी काफी पहले इसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि डेडलाइन से पहले सभी सरकारें जो है अपना अपना उधार चुका के फ्री हो जाएंगी। इट इज क्रिटिकल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू रिप्लेस इट। बोल रहे हैं कि बड़ा गंभीर है, बड़ा क्रिटिकल है कि हम प्रतिरोध कर पाए उस टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभ का, लालच का, जिससे कि इसको बदला जा सके। विद अ न्यू लीवाई, और ज्यादा एक कोई टैक्स लगाने से, एक्सेप्ट फॉर ट्रूली डिमेरिट गुड्स सच एज टोबैको। केवल उन लोग गुड्स को छोड़ के जो कि नुकसानदायक, हार्मफुल होते हैं, उन गुड्स को छोड़ के, जैसे कि टोबैको। टैक्सिंग हाइब्रिड व्हीकल्स ओवर 40% फॉर इंस्टेंस मेक्स नो सेंस।
उदाहरण के तौर पे हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर आपने 40% से भी ज़्यादा का टैक्स लगाया है, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। वो भी तब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने कार्बन कंजम्पशन, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे आप हाइब्रिड व्हीकल्स को ऊपर 40% से ज़्यादा का टैक्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स आम जनमानस उसको खरीद नहीं सकेगा, और फिर हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की बात है वो कैसे पूरी होगी। Either for India's green goals or boosting consumption and spurring private investment। क्या है ये? मेक्स नो सेंस, मतलब कोई इसका तुक नहीं बनता। चाहे बात हम इंडिया के ग्रीन गोल्स की करें, ग्रीन गोल्स मतलब जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो टारगेट है कि हमने ग्रीन एनर्जी बनाना है और कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, वो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बूस्टिंग कंजम्पशन, या फिर स्परिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। स्परिंग मतलब प्रोत्साहित करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना। इन सब में से किसी के लिए भी ये 40% से ज्यादा जो टैक्स लगाया जा रहा है वो तुक नहीं बनाता। ठीक है, किसी भी चीज को ये प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव है। उन्होंने सिर्फ डेटास बताए हैं, आंकड़े बताए हैं कि ये हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में ये था, इस साल ऐसा हुआ है, आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, रिवाइज करना पड़ सकता है। तो उन्होंने केवल आंकड़े बताए हैं, यानी कि एनालिसिस किया है। तो पैसेज की टोन कैसी है? एनालिटिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what was the growth rate of average monthly GST collections in the financial year 2023-24 compared to the previous year? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ क्या थी 2023-24 के लिए, अगर उसको पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में कितना था? पिछले साल 21 पॉइंट समथिंग था, और इस साल कितना हुआ? 11 पॉइंट कुछ ग्रोथ हुआ है। बोला कि उससे पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम है, बट जो पिछले साल हमारी स्थिति रही 2023-24 के दौरान में मार्केट स्थिति रही, उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। ठीक है, The growth rate of average monthly GST collection in the financial year 2023-24 was 11.6%. Correct है इतना, which is lower than the previous year's 21.8 uptick, indicating a new normal for revenues. बिल्कुल correct है, option A is correct. What is the significance of GST revenue collection in March for transactions undertaken in February as mentioned in the passage? बोल रहे हैं क्या महत्व है जो जीएसटी रेवेन्यू मार्च में कलेक्ट किए गए हैं फरवरी महीने की ट्रांजैक्शंस के लिए, उसका क्या महत्व है? पैसेज में क्या कहा गया है? तो पैसेज में यही कहा गया है कि जो जीएसटी रेवेन्यूज मार्च में हमने कलेक्ट करे हैं वो सेकंड हाईएस्ट हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हाई हैं। दैट मीन्स फरवरी में जो लेन देन हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, व्यापार अच्छा हुआ, ये हम कह सकते हैं। द जीएसटी रेवेन्यू collection in March for transactions undertaken in February crossed 1.78 lakh crore, marking the second highest tally since the rollout of the indirect taxes, indicating a consistent revenue growth in revenues. बिल्कुल correct है। A GST revenue collection in March for transactions undertaken in February was the lowest तो नहीं था, है ना। The GST revenue collection in March for undertaken in February remained constant भी नहीं था। Revenue in March for transactions undertaken in February exceeded 2 लाख करोड़, तो 2 लाख करोड़ से ऊपर गया, ये गलत है। 1.78 लाख करोड़ तक का ही आंकड़ा पार कर पाया है, सो ये इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following can be inferred about the government's approach towards GST reforms based on the passage? इनमें से कौन सी बात सही है? सरकार के अप्रोच, सरकार की ओपिनियन, उनका क्या रवैया रहा जीएसटी रिफॉर्म्स के प्रति, उसके बारे में। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू प्रायोरिटाइज रैशनलाइजिंग जीएसटी रेट्स ड्यू टू बॉइंट जीएसटी रेवेन्यूज। बोल रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार रैशनलाइज कर सकती है, यानी कि दोबारा पुनर्विचार, कुछ फेरबदल कर सकती है जीएसटी रेट्स में, क्योंकि जीएसटी रेवेन्यूज बहुत मजबूत दिख रहे हैं, इसलिए। करेक्ट है ये चीज बोला ना कि अब अगला उनका कदम ये हो सकता है कि जीएसटी रेवेन्यूज तो अच्छे कलेक्ट हो रहे हैं, तो अब वो
कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, कुछ चीज़ों को रैशनलाइज करने के लिए काम कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडेड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बियॉन्ड मार्च 2026। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा लग रहा है कि जिस रेट से सरकारें वापस पैसा दे रही हैं ना, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो मार्च 2026 की डेडलाइन से काफ़ी पहले पूरा हो जाएगा, तो एक्सटेंड करने की तो ज़रूरत होगी नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। The government may consider reducing GST on luxury goods to boost consumption। कि सरकार क्या कर सकती है, लग्जरी आइटम्स के ऊपर जीएसटी को कम कर सकती है ताकि कंजम्पशन को बढ़ोतरी मिले, ये भी करेक्ट है। सो 3 इज करेक्ट। सो 1 and 3, 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, यानी कि 1 and 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 and 3। Based on the passage, what was the trend in GST collections from domestic transactions in the last quarter of the 2023-24 compared to February of the same fiscal। बोल रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में क्या देखने को मिला डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बारे में, पिछले कलेक्शन के, यानी कि पिछले महीने क्या था, फरवरी था, उसके कलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो फरवरी महीने के कलेक्शंस थे उनके कंपैरिजन में मार्च महीने में कलेक्शन ज़्यादा हुए। अब वो उनने बोला कि ये इसलिए भी हो सकता है कि ईयर एंड कंप्लायंस है, यानी कि इस साल के अंत में जो टैक्स भरना है उसका अनुपालन करना होगा लोगों को, इसलिए भी हो सकता है, बट कलेक्शन ज़्यादा हुआ है फरवरी महीने के कंपैरिजन में। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कलेक्शंस, इनकरेक्ट है। कलेक्शंस रिमेन रिलेटिवली स्टेबल, यानी कि कांस्टेंट रहे। कलेक्शन सॉ इंक्रीज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी कि C, only 3 is correct। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के स्पेलिंग करेक्ट है। पीपल करेक्ट है। ऑफन, हैव, अ रोल मॉडल, मॉडल के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हु इंस्पायर्ड देम टू ग्रेटनेस, यानी कि सफल लोगों के पास में अक्सर एक रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल मतलब आदर्श होता है जो उनको और बेहतर और महान बनने के लिए प्रेरित करता है और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे मॉडल मतलब ये कौन सा मॉडल है, जो हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स पढ़ते हैं ना, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, ये जो मॉडल्स होते हैं दूसरे वर्ब्स के साथ में इस्तेमाल होते हैं, ये वो वाला मॉडल है, इंग्लिश वाला मॉडल। लेकिन हमें यहाँ पे आदर्श वाला चाहिए, तो आदर्श वाले मॉडल के स्पेलिंग MODEL होता है, जिसका मतलब होता है आदर्श। ठीक है। सो ग्रेटनेस की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। मॉडल ऑप्शन डी इज करेक्ट है। मिस्टर सिंह इज अ फिनोमिनली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। सेल्स पर्सन, अगर नहीं भी याद होते ना कुछ चीज़ें, देखो पीछे वाले में सक्सेसफुल लिखा है, ये देखो, ये रहा, फर्स्ट वर्ड ही सक्सेसफुल है। अगले लाइन में, अगले क्वेश्चन में सक्सेसफुल, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, राइट। और नहीं भी याद है स्पेलिंग तो पीछे चेक कर लो, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है लिंक। तो नहीं मिलता है, वैसे तो स्पेलिंग्स याद रखो, वो कैप पढ़ो, तभी तो हम आपको भर भर के पीडीएफ्स दे रहे हैं, वो कैप्स दे रहे हैं, पढ़ो, उनको याद करो। और ज़्यादा जोर दे के याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, 3-4 बार दिन में पढ़ो, फिर उसको वीकली रिवाइज करो, आपकी वो कैप बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटेड। लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड करने की भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, पक्की पकाई बस खिचड़ी आपको मुंह में भी डाल के दे दे चम्मच से, है ना, स्पून फीडिंग चाहिए बिल्कुल। तो ऐसे नहीं बनेगी बात बेटा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो। मैं 1000 बार बोलती हूँ कि पहले खुद से पेपर सॉल्व करो, इसको पेपर ही समझ लो अपना कि आपका टेस्ट ही है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर इसको रिवाइज करो, कमियाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं पता चलेगा कि मैंने क्या गलत समझा, मैंने कौन सी स्टेटमेंट गलत समझी, मेरा कहाँ पे उसके ग्रामर गलत हो गई, मैंने कहाँ उसको इंटरप्रेट गलत कर दिया। ठीक है, तो आपको, और फिर उन गलतियों को सुधारो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिस्टर सिंह इज फिनोमिनली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, की वो बहुत सक्सेसफुल सेल्स पर्सन है। सक्सेसफुल के स्पेलिंग क्या होते हैं, SUCCESSFUL। ठीक है, सो ये LL है, यहाँ पहले ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रो का एंटोनिम बताना है। ग्रो मतलब बढ़ना, विस्तार होना। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, तो सिकुड़ जाना इसका एंटोनिम हो गया। क्रिम्प मतलब किसी चीज को कंप्रेस करना, स्क्वीज करना। प्लांट मतलब पौधा लगाना। ऑल्टर मतलब बदलना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए श्रिंक इज करेक्ट।
enjoying or affording warm, secure shelter or cover, an opportunity for an contentment यानी कि बहुत ही आरामदायक स्थिति में होना. Undisturbed यानी कि आप बिल्कुल शांत स्थिति में है. Easeful यानी कि कंफर्टेबल. अनट्रबल्ड मतलब कि बेफिक्र, और स्नग मतलब आरामदायक. सो ऑप्शन डी स्नग इज करेक्ट. काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. मैग्निफिसेंट मतलब बहुत शानदार. ठीक है. ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब आडंबर करने वाला यानी कि ज्यादा दिखावा करने वाला. पोटेंशियस का मतलब होता है श्राप जैसा कुछ. और मैग्नानिमस यानी कि उदार, बहुत ही काइंड, बहुत ही जनरस. तो ऑप्शन डी मैग्नानिमस इज करेक्ट. यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम. तो आपने डिशेस वॉश करनी है और मैं उन्हें साफ कर दूंगा. तो जब आप उन्हीं की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देम, ना कि द सेम. द सेम का इस्तेमाल यहाँ पे गलत है. यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, आई विल ड्राई देम. सी में एरर है. अब क्यों है यहाँ पे द सेम इनकरेक्ट और देम करेक्ट? क्योंकि द सेम जो है वो एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और यहाँ पे नाउन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमें इसलिए डिशेस की जगह पे डिशेस का प्रोनाउन लिखना है जो कि होगा देम. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो द सेम पार्ट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एज अ नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो. करेक्ट है. कोई एरर है यहाँ पे? ग्रामेटिकल देखो, अ कब यूज होता है, AEIOU साउंड के साथ में. ठीक है. अ यूनाइटेड कंट्री, एकजुट कंट्री, कि हिंदुस्तान जो है एकजुट कंट्री है. करेक्ट है. यहाँ पे कोई AEIOU एन की जरूरत नहीं है. एज नेशन, तो एज अ नेशन आएगा ना, ये इनकरेक्ट हो गया. एज द नेशन, द मतलब जो इसकी बात की गई है पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है. एज अ नेशन, एक देश के तौर पे हिंदुस्तान जो है एक यूनाइटेड कंट्री है एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो, और हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए. इंडिया इज अ यूनाइटेड, एज अ नेशन इंडिया इज एन यूनाइटेड कंट्री. यहाँ पे एक बात हो रही है, एक यूनाइटेड देश. तो यूनाइटेड जो है यू की साउंड आती है. हम बात करते हैं AEIOU जो वॉबल्स हैं उनकी साउंड. अम्ब, अ की साउंड आएगी तब एन आएगा. एप्पल की साउंड ए आएगी. एलिफेंट ए साउंड आएगी. ठीक है. ओ, आउल, आउ की साउंड आएगी तब आएगा. आई, इंक, ई की साउंड आएगी तब आएगा. ठीक है. और यू से अम्ब्रेला, अ की साउंड आएगी तब आएगा एन. तो यूनाइटेड यू की साउंड आ रही है यानी कि एन नहीं आएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए इज करेक्ट. I take my dash off to our freedom fighters for their service to our country. अब आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को एक श्रद्धांजलि, सम्मान देना चाहते हैं. तो जब कोई कॉमेडी नाइट्स विद कपल, कॉमेडी सर्कस वगैरह शोज आते थे जब, तब आपने देखा होएगा कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता था तो उसके लिए क्या बोलता था, हैट्स ऑफ. तो टेक माई बूट्स ऑफ, जूते उतारने आपने उनके सम्मान में. हैट ऑफ, टेक माई हैट ऑफ मतलब अपनी टोपी उतार के उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. ठीक है. सेनानियों को, सैनिकों के लिए ये चीज़ की जाती है. गन ऑफ, आपने अपनी गन नहीं उतारनी. सॉक्स नहीं उतारनी, अपनी हैट उतारनी है. टेक माई हैट ऑफ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. डैश ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन टॉप ऑफ लीव्स. पत्तों के ऊपर सुबह सुबह किसकी बूंदें पड़ी होती हैं, ओस की. ओस क्या होता है, ड्यू. ठीक है. अब यहाँ पे देखो सारे एक जैसे मिलते जुलते हैं. सबसे पहला है ड्यू. ड्यू मतलब जो बकाया रह जाए, शेष रह जाए. यहाँ पे डो, एक पक्षी भी होता है डो. ये डू है और ये ड्यू है, ओस. सो ऑप्शन डी, ड्यू इज करेक्ट. इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉयस, जॉयस मतलब खुश, टू हेयर द ब्रेकिंग न्यूज शी बिकेम डैश. बोल रहे हैं कि उसको तो खुश होना चाहिए इस ब्रेकिंग न्यूज को सुन के, बट वो क्या हो गई, अब विपरीत हुई होगी. हैप्पी होने की बजाय उसका विपरीत बट आ रहा है. तो शी बिकेम मेलंकोलिक मतलब कि उदासीन, उदास होगी. वेंचफुल यानी कि प्रतिशोधी होगी. एक्सटेटिक यानी कि बेहद खुश. एक्सूबरेंट मतलब उत्साहित. यहाँ पे ऑप्शन ए मेलंकोलिक इज करेक्ट. द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन साइंस रिसर्च.
एप्टीट्यूड दिखा रहे हो किसी चीज के प्रति, तो एप्टीट्यूड फॉर होता है, ना कि एप्टीट्यूड ऑन। क्या होता है? एप्टीट्यूड फॉर, कि उसको रुचि थी, साइंटिफिक रिसर्च में उसको रुचि थी, उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट था। द मैगजीन हाउस वॉज एक्सपेक्टिंग अनपब्लिश्ड ऑथर्स फॉर देयर फोर्थकमिंग एक्सक्लूसिव इशू ऑन न्यू ट्रेंड्स। बोल रहे हैं जो मैगजीन हाउस था वो उम्मीद कर रहा था कि कुछ अनपब्लिश्ड यानी कि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए हैं जो वैसे ऑथर्स आएंगे अपनी आगामी एक्सक्लूसिव इशू, बहुत ही एक्सक्लूसिव जो एकदम नया होने वाला है, ऐसे इशू को पब्लिश कराने के लिए नए ट्रेंड्स के ऊपर। तो was expecting unpublished authors. So unpublished authors were expected, अब किसके द्वारा एक्सपेक्ट किए जा रहे थे? were being expected by the magazine house for their forthcoming exclusive issue on new trends. ठीक है, unpublished authors will be नहीं आएगा, unpublished authors were being expected by the magazine house for their forthcoming exclusive issue on new trends. Option B is correct. वॉज एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, वर एक्सपेक्टेड, पास्ट की घटना नहीं है, उनकी उम्मीद की जा रही है, फ्यूचर की घटना है। ठीक है, सो वर बीइंग एक्सपेक्टेड। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999, पास्ट की बात है, आपको वो किताब दी गई है तो ही गेव मी आएगा। 1999 में उसने मेरे को किताब दी थी, पास्ट की बात है, कार्य हो चुका है। ठीक है, डन है, कंप्लीट है। सो सिंपल जो नॉर्मल पास्ट टेंस होता है सिंपल, उसमें आएगा ही गेव मी दैट बुक इन 1999, ही गेव मी दैट बुक इन 1999। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा, बहुत ज़्यादा बेकार किसी की परिस्थिति हो जाए, बहुत खराब हो जाए, दुर्दशा जो होता है। ईज मतलब आरामदायक, सुख। क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब होता है संकट, हमें सिनोनिम बताना है। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, और सोल्यूशन मतलब समाधान। तो यहाँ पे क्वांड्री जो है संकट, सिनोनिम है प्रेडिकामेंट का। हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर ऊपर से है, उसको डीप नॉलेज नहीं है, गहरी नॉलेज नहीं है, उसको बस थोड़ा बहुत कुछ आता है, उसी के बेसिस पे वो प्रिटेंड कर रहा है। ठीक है, उसको गहरी ज्ञान नहीं है चीज़ों का। तो हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर। डेविएंट, डेविएंट का मतलब होता है विचलित करने वाला, किसी चीज़ से भिन्न, अलग। प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा। आर्टिफिशियल यानी कि नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है। अपोजिंग यानी कि विरोधी, तो यहाँ पे उसका नॉलेज कैसा है? आर्टिफिशियल, एंटोनिम हो गया इसका ऑप्शन सी। द मॉडर्न वर्ल्ड डैश अराउंड टेक्नोलॉजी, हमारी धरती जो है वो सूरज के इर्द गिर्द अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक है, क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड सिंगुलर है तो रिवॉल्व भी किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। इट हैज़ एडवांस्ड ड्रामेटिकली इन दी बियॉन्ड 20 years एंड प्रेजेंटली वी कांट एनविजन अ वर्ल्ड विदाउट पीसीज एंड सेलफोन्स। बोल रहे हैं कि बड़े ड्रामेटिक तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है पिछले 20 सालों में, उससे भी ज़्यादा। और इस समय हम ऐसी दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते जहाँ पे कंप्यूटर्स या सेलफोन्स ना हो। आप लोग लेक्चर कहाँ पढ़ रहे हैं? या तो अपने लैपटॉप में पढ़ रहे होंगे, टैबलेट में पढ़ रहे होंगे, फ़ोन में पढ़ रहे होंगे, राइट? क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी दुनिया जो आपके पेरेंट्स बताते हैं कि भाई हम इतने किलोमीटर्स चल के, इतने पहाड़, नदी, नाले क्रॉस करके स्कूल जाते थे? क्या आप वो दुनिया इमेजिन कर सकते हो? कोई बसेस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, घोड़े के ऊपर हम लोग चढ़ के जा रहे हैं, टांगा में चढ़ के जा रहे हैं, या फिर पैदल सफर कर रहे हैं। जी सकते हैं? नहीं ना, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। The last century saw fast progressions in innovation and science. पिछले एक सेंचुरी यानी कि 100 सालों के समय में हमने बहुत तेज़ी से विस्तार देखा है, प्रोग्रेस देखी है इनोवेशन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, विच वर अनफैथमेबल प्रीवियसली, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था उससे पहले। द इंटरनेट इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज, और इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंटरनेट है।
पूरी दुनिया घूम रही है इसके इर्द गिर्द। आप कहीं यूएसए में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर लो मिनट के अंदर, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। टुडे इट इज नो लॉन्गर अ साइंस फिक्शन कंसेप्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बोल रहे आज ये कोई साइंस फिक्शन, फिक्शन मतलब मनगढ़ंत, जैसे साई-फाई मूवीज बनाई जाती है ना, साई फिक्शन मूवीज बनाई जाती हैं। अब टोनी स्टार्क असल में थोड़ी है टोनी स्टार्क जैसा कोई व्यक्ति, आयरन मैन जैसा व्यक्ति कोई असल में थोड़ी, ऐसा कोई सूट असल में थोड़ी डिजाइन किया गया है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए तो हमारे लिए फिक्शन ही है एक, है ना, ऐसी चीज जो साइंटिफिकली हो सकती है बट अभी है नहीं, वो हमारी साइंटिफिक कल्पना है कि ऐसी दुनिया होएगी। तो बोल रहे हैं कि अभी तक अब जो है ये साइंस फिक्शन का कंसेप्ट नहीं रह गया कि हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकें। While smartphones keep us constantly connected to the virtual world, बोल रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो हमें वर्चुअल यानी कि जो अनरियल दुनिया है उससे कनेक्टेड रखते हैं। वायरलेस इंटरनेट हैज़ एलिमिनेटेड द नीड टू यूज़ फिजिकल वायर टू कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड। और वायरलेस इंटरनेट ने यानी कि मोडेम्स हो गए, हमारे फ़ोन में 2G 3G 4G 5G जैसे कनेक्शंस आ गए। इन्होंने क्या किया, वो मोडेम वाली केबल वाला कंप्यूटर नहीं होता था भाई जिसमें केबल प्लग इन की जाती थी और उसके बाद में, या फिर टेलीफोन्स भी पहले क्या होते कॉर्ड वाले होते थे, वो उन्होंने हमारी दुनिया को वायरलेस बना दिया है कि हम जरूरत नहीं है फिजिकल तारों को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है हमें उस दुनिया से, वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। टुडे वी रिलाई ऑन द इंटरनेट टू पे आवर बिल्स, बुक टिकट्स, ट्रैवल एंड कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। आज के डेट में हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिल्स पे करने के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, या फिर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी हो उसके लिए, हर चीज़ के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाईफाई, अब लाईफाई एक नया कंसेप्ट है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइट को हम इस्तेमाल करेंगे सिग्नल्स भेजने के लिए। अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लाइट सिग्नल्स टू डैश डेटा एंड रिड्यूसेस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बोल रहे हैं जिसमें हम लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे तो डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसमिट करना, ठीक है। और जिससे कि एक्सटर्नल बाहरी इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप भी कम हो जाएगा। इज करेंटली इन डेवलपमेंट, इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट की जा रही है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, सच रैपिड प्रोग्रेस कम्स विद सम डैश। अब ऐसी तरक्की के कुछ नुकसान भी होंगे, है ना, कुछ जोखिम भी होंगे, कुछ खतरनाक चीजें भी होंगी इनसे जुड़ी हुई। अनदर सॉर्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग नोन एज डिजिटल रॉन्ग डूइंग। अब इनके साथ में क्या एक गलत चीज जुड़ गई है, साइबर क्राइम्स। इंटरनेट आया तो इंटरनेट के साथ में साइबर क्राइम्स आ गए, ठीक है। तो डिजिटल रॉन्ग डूइंग यानी कि डिजिटल के तौर पे आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं, इज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू सिक्योरिटी टुडे। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका है हमारी सिक्योरिटी के लिए। हमारा डेटा ब्रीच हो सकता है, सबको आज की डेट में यही डर है कि हमारा डेटा न चोरी हो जाए। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, हमारी पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं, फैमिली डिटेल्स हो सकती हैं, बैंक डिटेल्स हो सकती हैं, बट हमारा डेटा सिक्योरिटी आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न है। WannaCry किसी चीज का नाम है, वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेंट साइबर अटैक्स। ये साइबर अटैक हुआ था, सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक था। इट इन्फेक्टेड मोर देन 2,30,000 कंप्यूटर्स इन ओवर 150 कंट्रीज। इतने कंप्यूटर्स प्रभावित हुए इससे लगभग 150 देशों में। एंड threatened to erase valuable data unless ransom payments were made। और इन्होंने लोगों को डराया कि हम आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल जानकारी जो है सब डिलीट कर देंगे, सब गुम कर देंगे जब तक आप हमें हमारा रैंसम यानी कि फिरौती न पे करो। तो अब आज से पहले फिरौती लोगों को किडनैप करके की जाती थी, अब लोगों के कंप्यूटर में वायरस छोड़ के भी फिरौती ली जाती है। पर्सनल एंड डैश डेटा कंटिन्यू टू बी स्टोलन फ्रीक्वेंटली। पर्सनल और पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। जो ये दोनों तरीके के डेटा जो है बहुत तेजी से चोरी किए जाते हैं आमतौर पे। एंड आवर कंट्री साइबर सिक्योरिटी स्टिल लैकिंग। और हमारे देश की जो साइबर सिक्योरिटी है वो अभी भी पीछे है, अभी भी कई पहलुओं पे पीछे है। इट्स also possible to say that people miss out on important experiences in the real world। ये भी कहना पॉसिबल है कि लोग जो हैं रियल वर्ल्ड के, असल जिंदगी के जो अच्छे अच्छे पहलू हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी मिस कर जाते हैं इस वर्चुअल दुनिया में खो के। जॉब कर रहे हैं लोग,
घर आ जाते हैं, बच्चा खेलना चाहता है उनके साथ में, वाइफ कुछ बात करना चाहती है, वाइफ भी जॉब कर रही है, घर आके थक जाते हैं, अपने फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, बच्चा बेचारा उसका बचपन सारा खराब। आप लोगों को वो दुनिया याद है जब आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ में खेलते थे, एंजॉय करते थे, अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमते थे? आजकल के बच्चों को कहाँ ये सब मिल रहा है, वो नहीं कर सकते वो चीज़ें। वो इसीलिए फिर वो लोग भी अपनी वर्चुअल दुनिया में इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के बड़े हो रहे हैं, कार्टून्स देख 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 के बड़े हो रहे हैं, और उनको भी इतना कुछ कनेक्शन नहीं रह गया है पेरेंट्स के साथ में, राइट? तो ये बड़ी अजीब सी दुनिया बन गई है, बिकॉज दे स्पेंड सो मच टाइम इन वर्चुअल वर्ल्ड, क्योंकि वो इस काल्पनिक दुनिया में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियल एंड ऑनलाइन वर्ल्ड समटाइम्स अपेयर टू ब्लर। जो एक फ़र्क है, मतभेद है, मतभेद भी नहीं, फ़र्क है, डिफरेंस है रियल और ऑनलाइन वर्ल्ड के बीच में, वो अक्सर क्या होता है, कई दफ़ा बहुत धुंधला पड़ जाता है। तो हम अंतर ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए हमारा रियल वर्ल्ड भी कितना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एज सोशल मीडिया ग्रोज इन पॉपुलैरिटी। खासतौर पे तब जब सोशल मीडिया जो है वो इतना पॉपुलर हो रहा है। हम इन्फ्लुएंसर्स को देख के हम उन्हीं की तरह बनने लग पड़ते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की आर्मीज हैं, लोग उनके पीछे मर मिटने को तैयार हैं, दंगे फसाद करने को तैयार हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आपको प्रीच ऐसा करेंगे, आपको दिखाएंगे ऐसा कि भाई हम बड़े संत आदमी हैं, हम बड़े साधु हैं। अगर हमारी बोली भी थोड़ी सी खराब है दैट, पर उसका मतलब ये नहीं है हम बहुत मतलब ज्ञानी दाता हैं। लेकिन असल में वो इतने शैलो लोग हैं, इतने टॉक्सिक लोग हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को आप पब्लिकली सबके सामने उजागर कर रहे हो, उसके बाद में अगर कोई उसके ऊपर कमेंट करे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये अनरियलिस्टिक जो एक स्टैंडर्ड्स और अनरियलिस्टिक वर्ल्ड को आप रियल समझ रहे हो, आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है? For instance, the internet was said to have become so addictive in China. बोल रहे हैं उदाहरण के तौर पे चाइना में इंटरनेट बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए इतना एडिक्टिव, एक लत की तरह बन गया था, दैट प्रोग्राम्स वर एस्टैब्लिश टू हेल्प पीपल गेट ऑफ इट। यानी कि कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए, प्रोग्राम्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि टीवी प्रोग्राम्स चलाए गए, अब जैसे नशा मुक्ति के अभियान चलाए जाते हैं, राइट? नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति केंद्र, वैसे ही इंटरनेट से मुक्ति के केंद्र अभियान, ऐसा कुछ चलाया गया ताकि लोग जो हैं इंटरनेट के एडिक्शन से बाहर आ सकें। हाउएवर टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स डैश इट्स ड्रॉबैक्स। लेकिन टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं वो ओवरकम कर सकते होंगे इसके ड्रॉबैक्स को, शायद ये लिखना चाह रहे हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट वी डू विद इट। अब सारी की सारी बातों का निचोड़ यही है कि हम इसका कैसे उपयोग करना चाहते हैं या दुरुपयोग करना चाहते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। चॉइस हमारी है। इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन उसको कैसे उपयोग करना है या उसका दुरुपयोग करना है, ये चॉइस हमारी है। One thing to keep in mind is that technology can serve us well but not completely. एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी मदद कर सकती है, हमारी अच्छे से सेवा कर सकती है, लेकिन हमारी पूरी सेवा नहीं कर सकती, हमारी पूरी मदद नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये बात अपने दिमाग में रखिए। पेपर तो आपको ही देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की मदद से आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पेपर तो आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड डैश रोटेट्स, रोटेट्स मतलब घूमना, रिवॉल्व्स मतलब चक्कर लगाना, तो वो चक्कर लगा रहा है टेक्नोलॉजी के अराउंड, चक्कर लगा रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मतलब मेल करना, और सर्कल्स मतलब घेरा डालना। Li-Fi, a new technology that uses light signals to dash data, to lay data, lay मतलब रखना, डिस्टर्ब मतलब बाधित करना, ट्रांसमिट मतलब इधर से उधर भेजना। सो डेटा को ट्रांसमिट करने की बात की जा रही है, सी इज करेक्ट। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब संवाद करना। ऑन द अदर हैंड सच रैपिड प्रोग्रेस कम्स विद सम डैश ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे उसके, यानी कि ड्रॉबैक्स मतलब उसके कुछ कमियां होंगी। स्नैग मतलब रुकावट, हिच मतलब अचानक से आने वाली रुकावट, और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब उत्तरदायी, किसी चीज की आपकी जिम्मेदारी है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए ड्रॉबैक्स इज करेक्ट। पर्सनल एंड कौन सा डेटा? पर्सनल एंड सीक्रेट डेटा। कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट मतलब गुप्त, कॉन्फिडेंशियल मतलब
व्यक्तिगत, रेगुलर मतलब जो आमतौर पे सामान्य तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और कॉमन मतलब साधारण। अब यहाँ पे सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट का मतलब होता है जिसको आप छुपा के रख रहे हैं, जो जैसे कि सरकार का भी कुछ सीक्रेट डेटा हो सकता है जो वो आम जनमानस से भी नहीं बनाता। और कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी पर्सन का भी अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, जो कि हो सकता है उसकी वाइफ, बच्चे को पता हो लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता हो और ना बताना चाह रहा हो, तो वो होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा। अब डेटा की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, पर्सनल और सीक्रेट डेटा नहीं है, पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा आता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Personal and confidential data continue to be stolen frequently. However, technology's benefits dash its drawbacks. अब टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या कर देंगे, बैलेंसेस, उसकी कमियों को बैलेंस आउट कर देंगे। शैडोज मतलब छुपा देंगे। आउटवे मतलब उससे ज्यादा बड़े हैं। टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स जो है उसके ड्रॉबैक से ज्यादा बड़े हैं, तो आउटवे इट्स ड्रॉबैक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसका लिंक खुल जाएगा और वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, आपके एंड्रॉयड फ्रेंडली है। 1 क्लिक के आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। वापस यूट्यूब पे आके टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।